दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि नक्सलवाद क्या है, भारत में इसके कारण, प्रभाव और समाधान का विश्लेषण कीजिए। भारत में नक्सलवाद का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये नक्सलवाद होता क्या है और भारत में इसका क्या क्या कारण है, किन कारणों से नक्सलवाद का विस्तार हुआ है, किन कारण से नक्सलवाद का जन्म हुआ है, क्या प्रभाव पड़ा और इसके समाधान के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन आप लोग फिक्स मान के चलिए कि इस तरह से एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, चाहे 15 नंबर में पूछे या फिर 5 नंबर में पूछे। क्वेश्चन को फिक्स मानिए। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, भूमिका को हम लोग देखते हैं। चैनल पर दोस्तों अगर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे जरूरी चीज जो आप लोग के लिए है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी। उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक कर लिए। अब इसको शेयर भी कर दीजिएगा जब आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद अभी करना है, जब आप वीडियो को देख लीजिएगा उसके बाद अपने दोस्तों में जहां भी चाहे इसको शेयर कर सकते हैं। भूमिका को हम लोग समझते हैं कि नक्सलवाद क्या है, इसके क्या क्या कारण है, क्या प्रभाव देखने को मिलता है, इसका समाधान के लिए क्या क्या किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि भारत में आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी सबसे गंभीर समस्याओं में से एक नक्सलवाद है। यह एक उग्र वामपंथी आंदोलन, ये क्या है तो एक आंदोलन है जो उग्र है, ठीक है, मतलब उग्रवादी के लिए उग्रवादियों के द्वारा किया जाता है। एक वामपंथी आंदोलन है ये, जो सामाजिक आर्थिक असमानता, शोषण और विकास की कमी के खिलाफ हिंसात्मक तरीके से संघर्ष करता है। और ये क्या है तो जो सामाजिक आर्थिक असमानता है, चाहे वो सरकार के कारण हो या फिर समाज के कारण हो, जो इनका शोषण होता है, उनके विकास की जो कमी होती है, जिसके खिलाफ वो क्या होता है, असंतोष होते हैं और एक हिंसात्मक संघर्ष वो करते हैं। हिंसात्मक संघर्ष का मतलब क्या है तो हथियार से कर सकते हैं, चोरी डकैती मारकाट इस तरह से वो कर सकते हैं। इसकी शुरुआत 1967 में नक्सलवाड़ी नामक स्थान से हुई थी, जिसके कारण इसे नक्सलवाद कहा जाता है। और इसका जो शुरुआत है वो 1967 में हुआ था, नक्सलवाड़ी नामक स्थान से किया गया था, जिसके कारण ये जो पूरी घटना है, जो पूरी प्रक्रिया, उसको नक्सलवादी नाम दे दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग दोस्तों समझेंगे कि नक्सलवाद का अर्थ क्या होता है, नक्सलवाद किसे कहा जा सकता है और इसका क्या क्या अर्थ निकाला जा सकता है। कहा जा रहा है कि नक्सलवाद एक उग्रवादी विचारधारा और आंदोलन है। ये क्या है तो एक उग्रवादी विचारधारा है और एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना है। उनको ऐसा लगता है कि इस तरह से जो सशक्त संघर्ष है, हथियारों के बल पर, ठीक है, मार काट करके समाज में आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसको ऐसा लगता है, जो नक्सलवादी लोग हैं उनको ऐसा लगता है, और ये इसका अर्थ है। इसके आगे हम लोग लिख के लाए कि यह मुख्यतः गरीब और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष का दावा करते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग किसके लिए लड़ते हैं, तो जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, मतलब अशिक्षित का मतलब क्या है कि जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास क्या है तो जो अपने मतलब पिछड़े रह गए हैं, ठीक है, उनके लिए ये लड़ते हैं, ऐसा उनका कहना। जो आतंकवादी है या फिर जो कह सकते हैं जो नक्सलवादी, आतंकवादी नहीं नक्सलवादी है। लेकिन इसके तरीके हिंसात्मक होते हैं। इसके जो तरीके हैं नक्सलवाद के वो कैसे होते हैं, हिंसात्मक होते हैं, मतलब मारकाट वाले। दूसरा जो पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, नक्सलवादी राज्य की सत्ता और संस्थाओं को चुनौती देते हैं। जो नक्सलवादी वो राज्य की सत्ता को, संस्थाओं को चुनौती देता है और समानता आधारित व्यवस्था स्थापित करना चाहती है। और जो समानता आधारित व्यवस्था उसको स्थापित करना चाहता है कि सभी लोग क्या है तो समान से जी सके। तीसरा जो इसमें पॉइंट लिखा हुआ यह है कि यह आंदोलन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की वजह हथियारों और विद्रोह का सहारा कर लेता है। ठीक है, मतलब ये हथियारों से लड़ते हैं, ऐसा नहीं कि आंदोलन करेगा शांतिपूर्ण आंदोलन या फिर धरना करके, ऐसा नहीं है। जो नक्सलवादी वो हथियारों के बल पर लड़ते हैं। चौथा जो पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, भारत में इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती माना जाता है। और क्योंकि ये आंतरिक कह सकते हैं विवाद है, आंतरिक तरीका है एक आंदोलन का या फिर सशक्त संघर्ष का, इसके लिए क्या है तो देश खुद ही से परेशान रहता है। आगे हम लोग समझेंगे कि भारत में नक्सलवाद के क्या क्या कारण है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आपका 15 मिनट से ज्यादा का हो सकता है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि नक्सलवाद का क्या क्या कारण है भारत में, ठीक है। उसके बाद इसके परिणामों को देखेंगे कि इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं नक्सलवाद के, और उसके बाद इसके समाधान के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए, उनके बारे में हम देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं वो है इसका कारण। पहला कारण है आर्थिक असमानता और गरीबी। गरीबी के कारण, आर्थिक असमानता के कारण लोग इस तरह का कदम उठाते और लोग इस तरह के बटालियन में कह सकते हैं, इस तरह का जो समूह होता है उसमें क्या होता है शामिल हो जाते हैं। भारत के कई आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी और बेरोजगारी है। यहाँ पर आदिवासी लिखा है, तो कोई आदिवासी समाज के लोग अगर ऐसे होंगे तो ऐसा नहीं मान लेंगे कि हम उनको बोल रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ बोलने का बात है। कहा जा रहा है कि भारत के कई आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी और बेरोजगारी है। लोगों को जीवन की मूलभूत सुविधाएं जैसे कि भोजन, रोजगार और आवास नहीं मिल पाते। इससे उनमें असंतोष और आक्रोश उत्पन्न होता है। नक्सलवादी इस असंतोष का फायदा उठाकर लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं और यही चीज का वो फायदा उठाते हैं। जब लोगों के पास रोजगार नहीं होता, भूखे मर रहे होते, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि जब उसका परिवार भूखे मरेगा तो वो कुछ भी करने को तैयार होगा। इन्हीं चीज का जो नक्सलवाद है उसका फायदा उठाते और उसको अपने समूह में क्या करते हैं तो मिला लेते हैं। ठीक है, जो पढ़े लिखे कम है या फिर जो कह सकते हैं कि जो परेशान है समाज से, सरकार से, वो लोग क्या करते हैं इन सब चीजों में और शामिल हो जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। जबकि ये चीज क्या है तो गलत है, बहुत गलत है।
परेशान होने से आप समस्या का समाधान खोजिए, किसी गलत काम में मत जाइए, यही मानना है। दूसरा जो इसका कारण हो सकता है वो है भूमि और संसाधनों का शोषण। भूमि और संसाधनों का शोषण, ठीक है। आदिवासी क्षेत्रों में भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हो रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में क्या है, तो भूमि का और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हो रहा है। कई बार उद्योगों और परियोजनाओं के कारण लोगों को उनकी जमीन से विस्थापित कर दिया जाता है। उनको विस्थापित भी कर दिया जाता है और उनको मुआवजा भी नहीं दिया जाता। उन्हें उचित मुआवजा या फिर पुनर्वास नहीं मिलता। यह स्थिति नक्सलवाद को बढ़ाता है और यही सब तो कारण, जिसके कारण लोग उस चीज में जाते हैं, ठीक है। हालांकि जाना नहीं चाहिए, लेकिन लोग मजबूर होकर के चले जाते हैं, जबकि ये गलत है। और सरकार जब आपको पकड़ता है या फिर कह सकते हैं जब उसको गिरफ्तार करता है, तो फिर वो ये नहीं देखता कि आप मजबूरी में गए थे या फिर कैसे गए थे। जो प्रावधान है वही उसके साथ किया जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि उनको सरेंडर करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप सरेंडर करेंगे तो आपको घर दिया जाएगा रहने के लिए। ऐसा से झारखंड में चलाया गया था कि आप अगर सरेंडर करते तो आपको क्या, तो घर दिया जाएगा, कुछ मुआवजा दे दिया जाएगा, ताकि आप नया जिंदगी शुरू कर सकें। अगला इसका कारण है वो है विकास की कमी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाओं का अभाव है। सरकारी योजनाओं का सही लाभ लोगों तक नहीं पहुंचता। जो भी सरकारी योजनाएं होती है उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता। इससे लोगों का सरकार पर विश्वास कम हो जाता है। यह असंतोष नक्सलवाद के रूप में सामने आता है। तो ये भी कारण है विकास की कमी। चौथा जहां पर हम लोग कारण देखेंगे वो है प्रशासनिक विफलता और भ्रष्टाचार। प्रशासनिक विफलता और भ्रष्टाचार है। स्थानीय प्रशासन की कमजोर पकड़ और भ्रष्टाचार के कारण लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता, क्योंकि भ्रष्टाचार ही इतना है। सड़क बनाने के लिए पैसा दिया लेकिन पैसा खा गया। अगर पानी के लिए, तालाब कटाने के लिए पैसा दिया तो पैसा खा गया। तो स्थानीय प्रशासन इतना कमजोर होता है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, जिसके कारण ये सारी समस्याएं होती हैं। सरकारी अधिकारी अक्सर जनता की शिकायतों को नजरअंदाज करते हैं। जो भी उनके द्वारा शिकायत की जाती है उनको वैल्यू नहीं दिया जाता। इससे लोगों में व्यवस्था के प्रति निराशा बढ़ती है। नक्सलवादी इस स्थिति का लाभ उठाते हैं। इससे क्या होता है, तो लोगों में इस व्यवस्था के प्रति, जो सरकार है उसके प्रति निराशा बढ़ता है और पूरा समाज का समाज, गांव का गांव क्या होता है, पूरा नक्सलवादी में मिल जाता है। ऐसा नहीं कि एक दो लोग, पूरा समाज का समाज, गांव का गांव देखिएगा तो एकदम नक्सलवादी में मिल जाता है वो लोग। अगला जो कारण है वो है सामाजिक अन्याय और उपेक्षा। सामाजिक अन्याय और उपेक्षा। आदिवासी और दलित वर्गों को लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक रूप से उपेक्षित रखा गया है। फिर से हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो हम शब्द लिख रहे हैं आदिवासी और दलित वर्ग, तो कोई ये ना समझ ले कि हम डायरेक्ट उनको बोल रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि जो उपेक्षित लोग हैं, जिनको रोजगार में बहुत कम अवसर मिलता है, या फिर जो गरीबी से दबे हुए लोग हैं, वो लोग इस तरह कदम उठाते हैं। इसलिए यहाँ पर बार बार ये लिखा जा रहा है, ठीक है। उनके अधिकारों और पहचान को नजरअंदाज किया गया है। इससे उनमें असंतोष और विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। यह नक्सलवाद के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करता है। और ये जो नक्सलवाद है उसके लिए उपजाऊ जमीन तैयार करता है जब वो सामाजिक अन्याय और उपेक्षा का शिकार होता है तब। अगला जो इसमें कारण है वो है शिक्षा और जागरूकता की कमी। शिक्षा और जागरूकता की कमी। अशिक्षा के कारण लोग अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में नहीं जानते। वे आसानी से नक्सलवादी विचारधारा के प्रभाव में आ जाते हैं। शिक्षा के अभाव में वैकल्पिक रास्ते नजर नहीं आते। और शिक्षा के अभाव में क्या, तो जो वैकल्पिक रास्ते हैं कि अगर सीधा सीधा अगर मजदूरी ना मिले तो आप क्या ही कर लेंगे, लेकिन अगर आप शिक्षित रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप फंस ही जाएंगे, कहीं ना कहीं आप क्या, तो उठंग के खा ही लेंगे, कुछ ना कुछ दिमाग में आपके आएगा और कुछ ना कुछ आप काम कर ही लेंगे। तो वैकल्पिक रास्ते बिना पढ़े लिखे नजर नहीं आता। यह समस्या को और गंभीर बनाता है। ये क्या, तो समस्या को और गंभीर बनाता है। अगर आपके पास कोई स्किल है तब भी आप कमा के खा सकते हैं, आप कोई गलत काम में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल भी नहीं है और पढ़े लिखे भी नहीं है तो आप कहाँ से क्या कर पाएंगे। आगे हम देखें कि नक्सलवादी का क्या प्रभाव है। नक्सलवादी के प्रभावों को यहाँ पर हम लोग समझते हैं। पहला जो प्रभाव पड़ता है वो है आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा। ये खुद अपने देश के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। नक्सलवादी हिंसा, हमले और विस्फोटों के माध्यम से कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं। यह देश की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करता है। सुरक्षा बलों और नागरिकों दोनों को नुकसान होता है। चाहे वो सुरक्षा बलों चाहे नागरिक को, दोनों को नुकसान होता है। यह राष्ट्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। तो ये क्या है, तो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। इसका प्रभाव है नक्सलवाद का। अगला जो प्रभाव देखने को मिलता है वो आर्थिक विकास में बाधा। ये आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उद्योग और उपनिवेश निवेश नहीं हो पाते, क्योंकि डर से वहां पर कौन निवेश करेगा, कौन चाहेगा वहां पर फैक्ट्री लगाए। पेट्रोल पंप लोग लगाता है, कई बार आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप को लूट लेता है। अगर जंगल में पेट्रोल पंप दिया हुआ है तो नक्सलवाद वाले लोग आते हैं और उसको लूट के चल जाते हैं। तो कोई चाहेगा कि वहां पर फैक्ट्री लगाए, कुछ नहीं चाहता। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उद्योग और निवेश नहीं हो पाते। विकास परियोजनाएं रुक जाती है या फिर धीमी हो जाती है। सरकार के पास इतना पैसा है कि वो लोग खर्च कर लेते हैं, लेकिन खर्चा करेगा कहाँ, सब तो पहले लुटा जाता है। इससे क्षेत्र का आर्थिक विकास बाधित होता है, गरीबी और बेरोजगारी बनी रहती है। तो ये सब प्रभाव देखने को मिलते हैं। तीसरा जो यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है वो है मानव अधिकारों का उल्लंघन। जो मानव के अधिकार होते हैं, जो मानव अधिकार होते हैं, उसका उल्लंघन होता है। नक्सलवादी और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष में आम नागरिक प्रभावित होते हैं।
लोगों की जान और संपत्ति का नुकसान होता है। कई बार निर्दोष लोग की हिंसा का शिकार हो जाते हैं। जो निर्दोष लोग हैं वो भी क्या तो हिंसा का शिकार होते हैं, कई बार उनकी जान भी चली जाती है, उनका जो जान के साथ साथ उनका माल भी चला जाता है, उनका संपत्ति भी नुकसान होता है। यह मानवाधिकारों के लिए गंभीर चुनौती है। क्या तो ये मानवाधिकारों के लिए गंभीर चुनौती है। चौथा जो यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है वो है शिक्षा और सामाजिक विकास पर प्रभाव। शिक्षा और सामाजिक विकास पर प्रभाव देखने को मिलता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल और अन्य संस्थाएं प्रभावित होती हैं। बच्चों की शिक्षा बाधित होती है, सामाजिक विकास की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। यह क्षेत्र पिछड़ेपन में फंसे रहते हैं। यह जो क्षेत्र है वो पिछड़ेपन में फंसा रहता है। ऐसा क्यों होता है? शिक्षा में बाधा कैसे पड़ेगा? क्योंकि जो आपके यहाँ स्कूल खोला भी गया है तो वहां से मास्टर कहाँ आएगा? मास्टर तो पढ़ा लिखा चाहिए, आपके क्षेत्र में कोई पढ़ा लिखा है नहीं, और मास्टर भी आपके क्षेत्र का तो हो नहीं सकता, बाहर का होगा। तो बाहर से आपके पास पढ़ाने जाएगा, आप उसको कूट दीजिएगा, तो कैसे जाएगा पढ़ाने? तो यहाँ पर शिक्षा का अभाव हो जाता है, सामाजिक विकास नहीं हो पाता, क्योंकि जब पढ़ाने वाला ही नहीं आएगा तो शिक्षा विकास कहाँ से होगा, सामाजिक विकास कहाँ से होगा। पांचवा जो पॉइंट है, जो प्रभाव है, सरकार पर अविश्वास। सरकार पर क्या होता है? अविश्वास बढ़ने लगता है। लगातार समस्याओं और हिंसा के कारण लोगों का सरकार पर विश्वास कम हो जाता है। वे सरकार को अपनी समस्याओं का समाधान करने में असफल मानते हैं। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होती है। यह नक्सलवाद को और बढ़ावा देता है, और यही जो कारण है वो नक्सलवाद को और ज्यादा बढ़ावा देता है। जब सरकार के खिलाफ लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है, सरकार के लिए विश्वास खत्म हो जाता है। आगे हम लोग समझते हैं कि नक्सलवाद का समाधान क्या है। नक्सलवाद के लिए क्या क्या समाधान किए जा सकते हैं, इनके उपाय क्या किए जा सकते हैं। तो पहला जो उपाय किया जा सकता है, जो समाधान है, वो समावेशी विकास। सभी का विकास करना जरूरी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। ठीक है, इन सब चीजों को करके लोगों को संतुष्ट किया जा सकता है। सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। विकास से लोगों का जीवन जो है सुधरेगा। इससे नक्सलवाद की जड़ कमजोर होगी। लोगों के पास जब काम आ जाएगा, रोजगार आ जाएगा, तो गलत काम में वो लोग क्यों जाएंगे? तो इससे क्या होगा, जो नक्सलवाद है उसकी जड़ कमजोर होगी। तो समावेशी विकास एक इसका उपाय हो सकता है। दूसरा जो इसका उपाय हो सकता है वो है भूमि सुधार और पुनर्वास। अगर कोई परियोजना आता है, अगर कोई काम या फिर उद्योग लगाया जाता है, उसके लिए किसी भी जमीन लिया जाता है, किसी का भी जमीन लिया जाता है, तो उसके लिए क्या, तो उसको घर देना जरूरी है, उसको रोजगार देना जरूरी है, ताकि वो खा सके, रह सके। आदिवासियों को उनकी जमीन के अधिकार सुनिश्चित किए जाने चाहिए। जो भी आदिवासी हैं उनके क्योंकि वो अधिकतर क्या तो जंगल के साइड में रहते हैं, और जो उद्योग है वो नदियों किनारे जंगलों में बनाए जाते हैं, उनके लिए जगह ज्यादा चाहिए। तो विस्थापित लोगों को उचित मुआवजा और पुनर्वास मिलना चाहिए। जिनको हटाया गया उनको मुआवजा मिलना चाहिए, खाने पीने के लिए जो भी उनका मुआवजा बनता है वो मिलना चाहिए, और जो पुनर्वास है, घर मिलना चाहिए। इससे उनके असंतोष को कम किया जा सकता है। यह नक्सलवाद के प्रमुख कारणों को दूर करेगा। तो ये भी एक कह सकते समाधान हो सकता है, भूमि सुधार और पुनर्वास करके। तीसरा जो इसमें समाधान किया जा सकता है वो है शिक्षा और जागरूकता का प्रसार। शिक्षा और जागरूकता का प्रसार, शिक्षा के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से करना चाहिए, ठीक है, अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में उनको जागरूक करना चाहिए। इससे वे सही और गलत में अंतर कर सकेंगे। शिक्षा उन्हें वैकल्पिक रास्ते प्रदान करेगी, यह नक्सलवाद के प्रभाव को कम करेगा। शिक्षा जो उन्हें वैकल्पिक रास्ता प्रदान करेगी, अगर हमारे पास काम नहीं है तो हम लोग दूसरा काम की तरफ सोचेंगे, बाहर जाएंगे कमाने के लिए, ना कि नक्सलवाद में जाके शामिल हो जाएंगे। चौथा जो समाधान किया जा सकता है वह सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना। नक्सलवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को मजबूत किया जाना चाहिए। जो सुरक्षा बल उनको मजबूत किया जाना चाहिए, आधुनिक हथियार देने चाहिए, ठीक है। हिंसा और अवैध गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए। जहां पर थोड़ा सा भी क्या तो शक होता तो वहां पर जाकर के निगरानी करना चाहिए, इन सब बातों को देखना चाहिए। इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित होगी। यह विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगा। तो ये भी इसका एक समाधान हो सकता है। अगला इसका समाधान है, उपाय है, वो है प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता। प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता, भ्रष्टाचार को समाप्त कर प्रशासन को जवाबदेह बनाना आवश्यक है। भ्रष्टाचार जहां पर होता है वहीं पर तो जो सरकारी नीतियां नहीं पहुंच पाती, सही से काम नहीं हो पाता। तो भ्रष्टाचार को समाप्त करना जरूरी है, प्रशासन को जवाबदेह बनाना जरूरी है। लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाना चाहिए। इससे जनता का सरकार पर विश्वास बढ़ेगा। यह नक्सलवाद के प्रभाव को कम करेगा। तो ये सब कुछ समस्या का समाधान है। अगला यहाँ पर हम लोग उपाय देखेंगे वो संवाद और पुनर्वास की नीति। संवाद और पुनर्वास की नीति, नक्सलवादियों के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उनको क्या है तो जो आम लोगों का जीवन होता है, जिस तरह से लोग जीते हैं अच्छे से, उस तरह से उस मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। आत्मसमर्पण करने वालों के लिए पुनर्वास योजनाएं लागू करनी चाहिए। इससे हिंसा में कमी आएगी। जो आत्मसमर्पण करते हैं नक्सलवादी, उनको ऐसा कह सकते हैं कि ऑफर देना चाहिए कि अगर आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आपको घर दिया जाएगा, आपको रहने के लिए घर दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे खाने पीने के लिए, ठीक है, तो पुनर्वास और मुआवजा आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से कई सारे जो नक्सलवादी वो करते हैं आत्मसमर्पण। यह अस्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जब उनको सुधारने का मौका मिल जाएगा तो क्यों ना सुधरेंगे। कभी कोई लोग भटक जाते हैं, जिसके कारण गलत राह पर चले जाते हैं, तो उनको सुधारने का एक मौका भी मिलना चाहिए। एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देखेंगे कि नक्सलवाद केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
असमानताओं का परिणाम है। इसे केवल बल प्रयोग से समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि विकास, न्याय और संवाद के माध्यम से इसका स्थायी समाधान संभव है। सिर्फ सब नक्सलवादियों को मार करके इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक मजबूरी रहेगा, गरीबी रहेगा, पिछड़ापन रहेगा, नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। इसके लिए क्या है, तो पढ़ाई जरूरी है, जागरूकता जरूरी है, जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करना जरूरी है, जो असमानता है उसको खत्म करना जरूरी है, तब जाकर के इसका अस्थायी रूप से समाधान हो सकता है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, तो प्लेलिस्ट जाकर आप लोग तैयारी कीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है, और जरूर जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।